So we'll go ahead with next question, example 4.10. Very interesting question, अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल क्वेश्चन. नीट जेडबल के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को. और यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक, यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक मतलब ये एक वुडन प्लैंक, प्लैंक मतलब जिस बेंच पे आप बैठे हो, जिस बेंच पे आप बैठे हो ना, उस बेंच का जो वुडन पार्ट है उसको वुडन प्लैंक बोलते हैं. तो वुडन प्लैंक इज लाइक अ फ्लैट सरफेस मेड अप ऑफ वुड. ये देखो ये वुडन प्लैंक है, डायग्राम में दिखाया है. ऑफ मास 30 kg. तो ये जो वुडन प्लैंक है इसका मास कितना है? 30 kg. इट सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 2 लाइट आइडेंटिकल केबल्स. इस वुडन प्लैंक को हमने 2 रस्सी के हेल्प से सपोर्ट कर दिया. एक रस्सी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको और एक यहाँ पे है. ईच कैन सस्टेन अ टेंशन ऑफ अप टू 500 न्यूटन. मतलब दोनों रस्सी में मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 500 न्यूटन. अगर 500 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो रस्सी टूट जाएगा. गुड. आफ्टर टाइम द केबल्स आर एग्जैक्टली वर्टिकल. दोनों केबल्स एग्जैक्टली वर्टिकल है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है. एंड आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर. 2 मीटर इनका डिस्टेंस है. गुड. अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम स्टैंडिंग एट द सेंटर. बॉय पहले सेंटर पे था. बॉय का मास कितना है? 50 किलोग्राम. स्टैंडिंग एट द सेंटर इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग ऑन द प्लैंक. उसको प्लैंक पे चलने में इंटरेस्ट है. हाउ फार कैन ही वॉक? कितनी दूर तक जा पाएगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो अभी क्वेश्चन पूरा डिटेल में वापस समझ लो. एज आई टोल्ड यू इट इज इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान चाहिए. हमारे पास एक वुडन प्लैंक है. लेट अस टेक दिस एज अ वुडन प्लैंक. इस वुडन प्लैंक का मास 30 kg है. और आपको पता होना चाहिए, हमने कल ही देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर पे एक्ट करता है, जिसको तुम बोलते हो सेंटर ऑफ मास. तो ये जो वुडन प्लैंक है जिसका मास कितना है? 30 किलोग्राम. इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ होगा, समवेयर ओवर हियर. फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी एक्ट होता है. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास, जिसको तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हो. तो मास कितना था? मास 30 kg. कितना था? 30 kg. कितना था? 30 kg. व्हाट इज वेट? व्हाट इज वेट? मास इंटू जी, m इंटू जी. अगर मास 30 था तो वेट कितना है? 30 g है. g की वैल्यू 10 यूज कर लिया तो कितना हो गया? 300 न्यूटन. देखो 300 न्यूटन दिखाया है. यस राइट. अब ये जो प्लैंक है, प्लैंक ये हवा में लटका हो तो रह नहीं सकता. तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमने 2 स्ट्रिंग्स का यूज किया. तो वी आर यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स. वी आर यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स विच आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड. और इन दोनों में डिस्टेंस है 2 मीटर. हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रिंग्स? 2 मीटर. हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स? 2 मीटर. वेरी गुड, 2 मीटर. तो हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वन स्ट्रिंग? 1 मीटर. और ये भी कितना होगा? 1 मीटर. सो दिस विल आल्सो बी 1 मीटर. दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 1 मीटर. तो ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया. ये डिस्टेंस में कितना हो गया? 1 मीटर हो गया. इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है, मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग्स कैन सस्टेन. मतलब T1 और T2 की वैल्यू 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन है. गुड. और इस प्लैंक के सेंटर पे एक बॉय है. बॉय एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक देयर इज अ बॉय. वो बॉय पहले सेंटर पे था. उसका मास कितना? 50 kg. तो वेट कितना? 500 न्यूटन. दिस बॉय इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग ऑन द प्लैंक. कितने दूर तक वो जा पाएगा? तो लेट अस से द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द राइट. और वो यहाँ तक आया, x डिस्टेंस तक आया. सेंटर से x डिस्टेंस तक आया. सेंटर से कितने डिस्टेंस तक आया? x डिस्टेंस. रिमेंबर, सेंटर से x डिस्टेंस. तो इस स्ट्रिंग से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 1 + x. कितना हो गया? 1 + x. रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ क्यों है. सबसे पहले जो बॉय है उसका जो वेट है वो कितना है? 500
न्यूटन, बराबर, गुड। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि हाउ फार ही कैन वॉक, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 500 न्यूटन, क्वेश्चन में बोला है 500 न्यूटन के ऊपर अगर टेंशन हुआ तो स्ट्रिंग क्या होगा, टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। तो जैसे जैसे बॉय सेंटर से आगे की तरफ जा रहा है तो रिमेंबर 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 इस स्ट्रिंग पर टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि जिस स्ट्रिंग के तरफ जाएगा उस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन बढ़ेगा, और x डिस्टेंस तक आने के बाद ये स्ट्रिंग क्या हो गया, टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, रिमेंबर क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक। अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, ये नहीं हुआ, ये हुआ, सेकंड केबल ब्रेक हो गया, सेकंड केबल ब्रेक हुआ तो प्लैंक प्लैंक कैसा रोटेट होगा पता है, प्लैंक ऐसा रोटेट होगा, ऐसा होगा ना। इसका मतलब पता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन अबाउट विच एनी ऑब्जेक्ट रोटेट्स, बराबर। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि प्लैंक 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 कब तक रोटेट नहीं होगा, जब तक देयर इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे तुमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोला था, याद है क्या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, बताओ क्या है। जब तक फोर्सेस बैलेंस्ड है, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक एक बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है, तब तक वो बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करता है क्या, नहीं। सिमिलरली रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। तो जब तक एक बॉडी पे टॉर्क बैलेंस्ड है तब तक बॉडी रोटेट होगा क्या, नहीं। तो उसको क्या बोलते हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रिमेंबर द बॉय कैन वॉक up to which the system is in rotational equilibrium. The system is in rotational equilibrium. जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एक फोर्स को दूसरा फोर्स बैलेंस कर देता है, वैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक टॉर्क को दूसरा टॉर्क बैलेंस कर देता है। तो एक काम करते हैं, लेट x be the distance up to which the boy can walk, और ये डिस्टेंस तुमने कहाँ से मेजर किया, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। और अगर केबल ब्रेक होता है, if cable C2 breaks, right, correct, तो उस केस में एक्सियल रोटेशन कहाँ हो जाएगा, केबल 1 पे। तो याद रखना, if C2 breaks then axis of rotation will be cable C1, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स हमने डिफाइन कैसे किया था, भूल गए ना, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। व्हाट इज मोमेंट आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले ये तो पता होना चाहिए एक्सिस रोटेशन है कहाँ पे, तो एक्सियल रोटेशन कहाँ पे है, C1 केबल पे। जब यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अभी कौन से टॉर्क एक्ट हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। देयर आर 2 टॉर्क एक्टिंग, एक है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज बराबर, क्लॉकवाइज मतलब ये प्लैंक, ये जो प्लैंक है, प्लैंक ये ऐसा घूमेगा, और ये ऐसा क्यों घूमेगा, बताओ क्यों घूमेगा, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में 2 फोर्सेस है, वो उसको घुमा सकते हैं। कौन से 2 फोर्सेस है नीचे के डायरेक्शन में, 300 न्यूटन और 500 न्यूटन। कितने हैं, 300 एंड 500। तो पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क।
इज क्लॉकवाइज घुमाने के लिए बॉय का वेट और प्लैंक का वेट रिस्पॉन्सिबल है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बॉय का वेट और प्लैंक का वेट, राइट? बट एज आई जस्ट आस्क्ड यू, व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉय 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 कितना फोर्स लगा रहा है? 500 न्यूटन। इस बॉय का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब C1 केबल से डिस्टेंस कितना है? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, राइट? प्लस व्हाट इज द टॉर्क? व्हाट इज द टॉर्क? व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू प्लैंक? व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू प्लैंक? व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू प्लैंक? प्लैंक कितना फोर्स लगा रहा है और इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? 1 मीटर, तो 300 इंटू 1, बराबर। तो ये हो गया 500 इंटू 1 मतलब 500, 500 प्लस 500x प्लस 300, तो 800 प्लस 500x, तो 800 प्लस 500x। ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 800 प्लस 500x। ये हो गया टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, इक्वेशन नंबर 1। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स बचेगा? ये बचेगा ना, हाँ कि ना? ये क्यों? क्योंकि ये तो टूट गया, तो ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? कौन सा है? कौन सा है? T1, टेंशन। करेक्ट, गुड 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 गुड। जस्ट अ मिनट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस बोर्ड टुडे? नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यू पे अटेंशन हियर। So therefore, total anti-clockwise torque, anti-clockwise torque, anti-clockwise torque, total anti-clockwise torque is, just a minute, total anti-clockwise torque, यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। दिस इज समथिंग, अगर तुम लोगों ने इसको अच्छे से नहीं समझा तो गए। कैसे गए? व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? बताओ, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? हाउ मच इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? हाउ मच विल बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? अरे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बताओ, जल्दी बताओ। हाउ मच इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? मैंने क्या बोला? कब तक ये नहीं टूटेगा? जब तक टॉर्क बैलेंस है। मतलब केबल नंबर 2 टूटा गया? नहीं। अगर टूटा नहीं मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है क्या? है, राइट? कितना फोर्स है? व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन? 500। इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होना चाहिए? 2 मीटर। कितना होना चाहिए? 2 मीटर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि केबल अगर टूटा नहीं है अब तक, तो ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको बैलेंस करने के लिए केबल 1 ने नहीं टॉर्क दिया, किसने दिया? केबल 2 ने। केबल 2 ने, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और केबल 2 का उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? तो केबल 2 का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? फोर्स। हाउ मच इज फोर्स? 500 इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना? 2, क्योंकि सेकंड केबल का फर्स्ट से डिस्टेंस कितना था? सेकंड केबल का फर्स्ट से डिस्टेंस कितना था? 2, तो 2 तो कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000, बराबर 1000। पक्का पक्का? यस। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझेगा, सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। एक प्लैंक है, प्लैंक का वेट है 300 न्यूटन का, उसके ऊपर एक बॉय है, बॉय जा रहा है टू द राइट, उसका फोर्स है 500 न्यूटन का, वो भी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। 2 केबल है, जब तक टॉर्क बैलेंस्ड है तब तक ये केबल टूटेगा नहीं। और अगर केबल टूटा भी तो कौन सा केबल टूटेगा? सेकेंड वन। तो एक्सिस रोटेशन कहाँ सेट हो जाएगा? फर्स्ट पे। लेकिन केबल टूटा क्या? नहीं। तो केबल टूटा नहीं मतलब अब तक सेकेंड केबल टूटा नहीं, मतलब सेकेंड केबल अपवर्ड फोर्स
प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा फोर्स? 500। उसका पहले से कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। तो अपवर्ड टॉर्क, उल्टा टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क केवल 2 ने दिया। कितना दिया? 500 इंटू 2। इस टॉर्क ने किसको बैलेंस किया? टॉर्क ड्यू टू बॉय एंड प्लैंक। तो इन दोनों को बैलेंस कर दो, राइट। देयरफॉर अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैंने इसलिए बोला था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज क्लॉकवाइज टॉर्क? हाउ मच इज क्लॉकवाइज टॉर्क? 800 प्लस 500x इक्वल टू कितना? 1000। ये वहां गया तो 500x इक्वल्स टू कितना हो गया? 200। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2/5। 2/5 होता है 4/10, मतलब कितना होता है? 0.4 मीटर। तो बॉय कैन वॉक ओनली अप टू 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। 0.4 मीटर के थोड़ा भी ऊपर गया तो गया। पक्का? Example 4.11 will be homework for you. We will be solving example 4.12. A letter E, बड़बड़ करना बंद कर दो नहीं तो घर पे जाना पड़ेगा। Letter E is prepared from a uniform cardboard with shape and dimensions as shown in figure. अभी डायग्राम तो मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। Locate its center of mass. एक लेटर ई तुमने बना लिया एक कार्डबोर्ड के हेल्प से। आपको उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो मैं पहले लेटर ई दिखा देता हूँ। आई शो यू हाउ इट इज बेसिकली मेड। तो ऐसा है, लेटर ई इज मेड समथिंग लाइक दैट विद द हेल्प ऑफ अ कार्डबोर्ड। ऐसा कुछ है डायग्राम। अभी मैं डायग्राम कंप्लीट करूंगा, वेट अ मिनट। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स है उसमें। एनीवेज, ओके, गुड 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 गुड। डायग्राम इज मिसिंग, तो फिर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। एंड डोंट लुक एट मी लाइक दिस, आई एम नॉट एन एलियन। ध्यान होना चाहिए तो होना चाहिए, बस बात खत्म। इफ यू आर सपोज टू पे अटेंशन, यू आर सपोज टू पे अटेंशन। नहीं तो समझेगा नहीं कुछ। ओके, वेरी गुड। तो देयर इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक लेटर ई का शेप है। अभी उसके पार्ट्स करना बाकी है, तो आई विल आल्सो सेपरेट दिस इनटू पार्ट्स। लेटर ई, और हर एक पार्ट का मास सेम दिया हुआ है। हर एक पार्ट का मास लगभग सेम दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, आई नो, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये, सो दैट तुमको समझ में आएगी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन ऑन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलो ठीक है। एनीवेज रोटेट किया था ना हम लोगों ने, यस, जस्ट अ मिनट। ओके, ऐसा है, ऐसा। दिस इज हाउ इट इज। अब अगर आप क्या टेक्स्ट बुक होगा, नोट्स होंगे, तो उसमें दिख जाएगा आपको। इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। देन मैं एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये नंबर 4, ये नंबर 5। देन यू हैव 7 8 9 10, 7 8 9 10। I know one more is missing. One more is missing. So this is over here 6. ऐसा है। This is how they have given you letter E. तो ये E का शेप है। I am sorry for what is happening with this today. ये 6 है, करेक्ट। This is letter E. इसका आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए बोला है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई विल टेक वन मेथड विच यू ऑलरेडी नो, तो सिर्फ शेप दिखाने के लिए मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये शेप आपको पता होना चाहिए ई का। अब हाउ डू यू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास? मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट।
हाँ, आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला m1 x1 आगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 so on so forth। तो समेशन mi xi I runs from 1 to n अपॉन टोटल मास, टोटल मास को मैं कैपिटल M बोल देता हूँ। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट y सेंटर ऑफ मास, सेम समेशन mi yi I runs from 1 to n अपॉन टोटल मास। अब मैंने बोला इसके अलग अलग मेथड है, क्यों, क्योंकि देखो एक तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कितने पार्ट्स है इसमें 10, और हर एक पार्ट का मास सेम है, इसका मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ईच पार्ट इज ऑफ मास m। तो तुम लिख सकते हो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 10-12, क्योंकि 10 पार्ट्स है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर के 3 ब्लॉक्स है इसको कंबाइन करके सिंगल ब्लॉक मान लो, उसको ए नाम दे दो। पहले ए का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, फिर ये जो 3 ब्लॉक है इसको बी मान लो, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, फिर ये जो 3 ब्लॉक है इसको सी ब्लॉक मान लो, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, और ये इसको अकेला छोड़ दो, बराबर। तो तुम्हारे पास इसको डी ब्लॉक मान लेंगे, तो ए बी सी और डी। अब 10 के कितने ब्लॉक कर दिए तुमने, 4। अब 4 का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, विच एवर यू लाइक। मैं एक काम करता हूँ, हर साल मैं वो 4 ब्लॉक वाला मेथड लेता हूँ, तो अब मैं 10 ब्लॉक का मेथड ले लेता हूँ, तो और आंसर भी मैच हो जाएगा कि वैसा ही है क्या, वैसे ही आता है आंसर। सेंटर ऑफ मास फाइंड करते वक्त पहला कंडीशन होता है ओरिजिन सेट करना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में तुमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कभी किसी तो ओरिजिन से मेजर होगा ना, तो ओरिजिन कहाँ सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन में 5 पे सेट कर दूंगा, तो आई विल सेट द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम एट 5th नंबर ब्लॉक, ऐसा। तो ये जो है ना, ये 0 0 हो गया, क्या हो गया, ये 0,0, मतलब x5 y5 कितना है 0 0, बराबर। तो उसके हिसाब से सोचोगे, मैं लिखता हूँ पूरा का पूरा लिख के देता हूँ मैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। तुमको अगर ये मेथड यूज करना है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, तो तुमको x1 x2 x3 x4 x5 x10 तक चाहिए, और y1 y2 y3 y4 कहाँ तक चाहिए, y10 तक। तो तुमको हर एक के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। x1 y1 फाइंड कर लेते हैं, x2 y2 फाइंड कर लेंगे, x3 y3 भी फाइंड कर लेंगे, x4 y4 भी फाइंड कर लेंगे, x5 y5, ऐसे सब करते करते पूरे के पूरे x10 तक जाएंगे हम लोग। x6 y6, x7 y7, x8 y8, x9 y9, x10 y10। दिस इज इक्वल टू, अब ये जो पहला वाला ब्लॉक है, पहला ब्लॉक कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है, अगर ये ओरिजिन है तो ये 1 है, और ये 1 है 2 है। तो जो पहले नंबर का ब्लॉक था, जो पहले नंबर का ब्लॉक है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 0 1, बराबर, सही है। जो सेकंड नंबर का ब्लॉक है, सेकंड नंबर का ब्लॉक, उसके लिए y की वैल्यू कितनी, इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू कितनी है 2, राइट। ये 0 है, ये कौन है 1, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 1, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2 1। x3 y3, ये पूरा लाइन क्या है पता है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो ये क्या लिखोगे x2 y2, क्या लिखोगे यहाँ पे x2 y2, 1 2 कौन सा नहीं आएगा। सेकेंड नंबर का ब्लॉक, y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 2 ही आएगा ना, इट इज 1 2 1 2, मैंने 2 1 लिखा 1 2, x पहले लिखते हैं, ठीक है। एनीवेज, व्हाट अबाउट द थर्ड वन कितना आया 2 2, थर्ड कितना आया 2 2, वेरी गुड। फोर्थ कितना आएगा, फोर्थ कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, x की वैल्यू कितनी है
0 कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आएगा 0 1, और x5 y5 तो 0 0 आएगा क्योंकि तुमने ओरिजिन ही वहां सेट कर दिया। x6 y6 x6 y6, x एक्सिस पे पॉइंट है तो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 0। x7 y7, व्हाट इज x7 y7, y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 और ये 0 के नीचे है 1 तो -1, तो बताओ क्या लिखेंगे 0 -1 बराबर x8 y8 0 -2, तो 0 -2 x9 y9 x9 y9, ये कौन सी लाइन थी x = 1 लेकिन y क्या है -2, तो क्या लिखेंगे 1 -2 x10 y10 2 -2 2 -2। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स। मैं इसके लिए ये मेथड नहीं यूज करता हूँ लेकिन ठीक है, दिस टाइम आई वांटेड टू check if we get the same answer. We should get the same answer if we do not make any mistake. So HCM will be m1 x1 plus m2 x2 plus m10 x10 upon m1 plus m2 plus m10. HCM equal to m1 x1 m1 m2 m3 m4 m5 सब कौन है m है ना, तो ये सारे m कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यस। x1 की वैल्यू क्या आती है, देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये ना ये टेबल ऐसा जानबूझ के बनाया मैंने, क्योंकि अब सारे m कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा x1 plus x2 plus x3 plus x4, तो तुम एक काम करो ना 0 + 1 + 2 कितना हो गया 3 + 0 3 + 0 3 + 1 4 0 0 5 5 और 2 7, तो 7 आ गया, तो सीधी सीधी बात है ये 7 है। डिवाइड बाय टोटल मास कितना था 10 mm कैंसिल हो गया, 7/10 इज 0.7 बराबर। y सेंटर ऑफ मास तो और भी जोक है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m10 y10 अपॉन टोटल मास अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कितना m10। अब यहाँ पे भी सारे के सारे m सेम है कि नहीं, बाहर आ गया, और नीचे कितना आ गया 10m, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ये 0 हो जाएगा, कैसे 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 6 -1 5 -2 3 -2 1 है -1, वापस करो 1 2 2 5 6 6 में से 1 गया, 5 में से 2 गए 3 और कितने गए 4 -1, तो कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ क्या गड़बड़ है, गड़बड़ तो है। ये कितना था y कितना था इसका 2, तो 2 x1 y1 वेर इज x1 y1 ये 1 1 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 2, हमने क्या लिखा है, होगी ना गड़बड़, तो ये छोटी छोटी गड़बड़ आंसर गलत देगा। अब देखो क्या आता है, अब क्या आएगा 0, अब क्या आएगा 0, तो दिस इज 0, तो ये तो 0 है डन, और आना भी चाहिए था 0 क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सिचुएशन है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्यों है वो भी तुमको समझ में आना चाहिए डायग्राम देख के, सो दैट इज हाउ यू सॉल्व इट, खत्म डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है आपको सिस्टम का। एग्जाम्पल 4.13 3 थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, 1 2 3 3 थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर ऑफ रेडाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर are so located that their centers are on the 3 vertices of an equilateral triangle ABC
इनको ऐसा लोकेट किया सो दैट देयर सेंटर्स आर एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। देखो अभी इस क्वेश्चन में वैसे तुम अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको दिख जाएगा कि डायग्राम में ही पहले दूसरे और तीसरे स्फीयर का मास लिखा हुआ है। लिखा है क्या m 4m और 9m। तो ध्यान नहीं होगा तो मास पता ही नहीं होगा, मास पता नहीं होगा तो फिर सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे। तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू सेट ओरिजिन समवेयर। कहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन स्मार्ट थिंग इज सबसे बड़ा कौन है सी, उसके सेंटर को ओरिजिन मान लो। क्योंकि तुम एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी प्लस एम सी एक्स सी ऐसा लिखते हो ना, अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। सबसे बड़ा जो है उसी के सेंटर को ओरिजिन मान लिया तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो गई 0, वाई सी की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसके लिए हमेशा याद रखना चूज योर ओरिजिन वाइजली। अच्छे से ओरिजिन देखो पहले कहाँ सेट करना है। तुम कहीं भी सेट कर सकते हो, हमारी मर्जी। हमको ऐसा बोला नहीं है ना कहाँ से, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मान लिया 0 0। इसकी वजह से एक्स सी का वैल्यू और वाई सी का वैल्यू कितना हो गया 0 0। अब जो बी वाला स्फीयर है उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर जो कितना दिया हुआ है 10। तो एक्स बी और वाई बी ये हो गया 10 और 0। अब प्रॉब्लम ये है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुमको पता होना चाहिए ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना था 10, तो ये कितना रह गया 5, ये कितना रह गया 5, कितना है 5, तो 5 मतलब ये 0.5 सेंटीमीटर पे, हाँ कि ना, यस नो यस यस। तो ये 0.5 सेंटीमीटर पे है 5,0, मतलब इस लाइन पे सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5, तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5। सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा अब वाई कोऑर्डिनेट, क्या करना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट। ये जो लाइन है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उस लाइन पे एक्स की वैल्यू फिक्स होती है 5 5 5 5 5 5 5। तो सिर्फ क्या फाइंड करना है अभी वाई कोऑर्डिनेट। वो कैसे फाइंड करेंगे, यू नो इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 तो ये भी 10, और इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। पक्का पक्का। तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए y बराबर, y किसका अपोजिट है 60, अपोजिट, साइन की कॉस साइन। तो इफ आई टेक साइन थीटा मतलब साइन 60 इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो व्हाट इज y 10 साइन 60, व्हाट इज साइन 60 √3/2, तो 10 √3/2 मतलब कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5√3। ये हो गया, क्या हो गया एक्स ए वाई ए बराबर। तो एक्स ए वाई ए की वैल्यू है, एक्स ए वाई ए की वैल्यू है कितनी है 5,5√3, और ए का मास, और ए का मास, ए का मास डायग्राम में दिया हुआ है m। सिमिलरली एक्स बी वाई बी, एक्स बी वाई बी की वैल्यू है कितनी 10,0, और इसका मास भी डायग्राम में बताया है, कितना बताया है 4m लिखा हुआ है 4m। और एक्स सी वाई सी ये तो हम लोगों ने ही ओरिजिन सेट किया, और इसका मास कितना है 9m, डायग्राम में लिखा हुआ है। आपको x सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या होगा एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी प्लस एम सी एक्स सी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस
एम सी, पक्का पक्का, यस। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज एम ए, हाउ मच इज एम ए, एम, एक्स ए, व्हाट इज एक्स ए, 5, एम बी, हाउ मच इज एम बी, 4m, एक्स बी कितना है 10, प्लस एम सी, हाउ मच इज एम सी, 9m, व्हाट इज एक्स सी, 0, और नीचे टोटल मास m प्लस 4m प्लस 9m, पक्का, ये तो 0 हो गया। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे, हाउ मच इज दिस 40, और ये 5 तो कितना 45, और ये कितना 14, तो कितना आ गया 45/14, ऑफ कोर्स इन सेंटीमीटर, बराबर है, सही है। हाँ, तो 9 + 4 13, और एक m 14, और 45/14 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए, 0 से 10 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि मास से 0 से 10 तक है तो उसके बीच में कहीं आना चाहिए, तो बराबर है। फिर आप फाइंड करोगे y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम ए वाई ए प्लस एम बी वाई बी प्लस एम सी वाई सी अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। व्हाट इज एम ए, एम, व्हाट इज वाई ए, वाई ए 5√3 कितना था 5√3, एम बी इज 4m, वाई बी इज 0, एम सी इज 9m एंड दिस इज 0 अपॉन टोटल कितना आया 14m, अभी किया था। ये तो 0 0 है, तो क्या बचा 5√3 अपॉन 14, बराबर, डन, खत्म।